सन 1974 ग्लेन वैली सैनिटोरियम, जहां कुछ ऐसे लोगों को रखा गया है जो दुनिया समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। कुछ ऐसे डिफॉर्म लोग जिनके डिफॉर्मेशन की वजह अपने ही परिवार में जिनसी संबंध बनाना है। इनमें से सबसे खतरनाक तो ये तीनों भाई हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जब वो मिले थे वो अपने ही माता पिता को खा चुके थे और अभी भी वो अपने आप को खा ही रहे हैं। जैसे ये थ्री फिंगर जिसने अपनी ही दोनों उंगलियां खा ली हैं, और ये है वन आई जिसने डॉक्टर के सामने ही अपने आंखें निकाल कर खा लिया, और ये है बड़े भैया जी सॉटूथ जिसने अपनी दांतों को दीवार पर घिस घिस के इतना साफ बना चुका है कि कोई भी टूथपेस्ट कंपनी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। मज़े की बात तो ये है कि इन्हें दर्द महसूस नहीं होता। डॉक्टरों के बीच ये सब बातें चल ही रही होते हैं कि अचानक एक पेशेंट डॉक्टर एन पर हमला करके उसकी हेयरपिन चुरा लेता है। फिर उनके यहाँ से निकलने के बाद वो पेशेंट अपनी सेल के दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, पर यह कर पाना उसके बस का नहीं है। इसीलिए थ्री फिंगर उससे वो पिन मांगता है और बहुत ही आसानी से अपनी सेल की दरवाज़ा खोल देता है। इस आज़ादी की कीमत वो खून से चुकाना चाहते हैं, मतलब किसी और की खून से। यही उनकी आदत है। इसके लिए वो सभी पेशेंट्स को आज़ाद कर देते हैं, जिससे पूरा का पूरा सैनिटोरियम बिल्कुल वाखला जाता है। इस आज़ादी की कीमत यहाँ काम करने वाले लोग और डॉक्टर्स की खून से चुकाया जाता है और यह सैनिटोरियम एक शमशान घाट बनकर रह जाता है। इस घटना के 29 साल बाद यानी सन 2003 वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के 9 स्टूडेंट स्नो मोबाइल चलाते हुए अपने दोस्त पॉटर के केबिन तक पहुंचना चाहते हैं, जो कि पहाड़ों के बीचों बीच है। हालांकि उन्हें पता है कि शाम होते होते बर्फीला तूफान आने वाला है, लेकिन फिर भी वो चल देते हैं। एंड गेस व्हाट, पॉटर के केबिन तक पहुंचने से पहले ही चले आते हैं उस पुराने सैनिटोरियम के पास। इधर बर्फीला तूफान धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, जो उनकी हड्डियों तक को जमा सकता है। मजबूरी में उन्हें इस पुराने सैनिटोरियम पे शेल्टर लेना पड़ता है। अजीब बात है कि सैनिटोरियम इतनी पुरानी होने के बावजूद अंदर से गर्म है, यहाँ तक कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी है। ऐसा लगता है कि शायद कोई यहाँ पर रहता होगा, पर इन्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो इस सैनिटोरियम पे बहुत मज़े करते हैं। जबकि बाहर की तरफ थ्री फिंगर अपने भाइयों के साथ किसी की डेड बॉडी घसीटते हुए सैनिटोरियम की तरफ ले आता है। इधर अपने ही धुन में मस्त ये लोग सैनिटोरियम की पुरानी रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे होते हैं, जहां डॉक्टर्स थ्री फिंगर पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, या यूँ कहे तो डॉक्टर्स की भाषा में ट्रीटमेंट। ये वीडियोस देखने के बाद लॉरेन को अपनी भाई की कही एक बात याद आती है, जिसने उसे बताया था इस सैनिटोरियम के बारे में और 29 साल पहले हुई खतरनाक घटनाओं के बारे में। पर उसकी कही इन सब बातों पर उसकी बाकी दोस्तों को भरोसा नहीं होता, बल्कि वो मजाक में उड़ा देते हैं। इसके बाद सभी चद्दर तान के सो जाते हैं, जबकि विंसेंट जाता है इस सैनिटोरियम को एक्सप्लोर करने। लेकिन एक्सप्लोर करने से पहले ही बेचारा एक्सपायरी डेट तक पहुंच जाता है। अपने सामने वो पॉटर की डेड बॉडी देखता है और कुछ समझने से पहले ही सॉटूथ उसे ठिकाने लगा देता है। अब सुबह हो चुकी है और अभी भी बर्फीला तूफान नहीं रुका, इसीलिए उन्हें यहीं पर रुकना पड़ता है। और अब वो नोटिस करते हैं कि विंसेंट उनके बीच नहीं है। पहले तो उन्हें यह बस एक मजाक लगता है, क्योंकि विंसेंट बहुत ही मजाकिया इंसान है, पर बाद में उन्हें एहसास होता है कि यह कोई मजाक नहीं है, बल्कि मामला सीरियस है। वो काफ़ी देर से गायब है, बल्कि कल रात से गायब है। डैनियल के साथ उसके बाकी दोस्त विंसेंट को ढूंढने जाते हैं और उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां कल रात विंसेंट को ठिकाने लगाया गया था। यहाँ वो खून देखकर समझ जाते हैं कि डाल में कुछ काला है। वही दूसरी तरफ जेना सॉटूथ को देखती है, जो कि पॉटर की डेड बॉडी को अलग अलग हिस्सों में बांट रहा होता है। इसके बारे में वो अपने बाकी दोस्तों को भी बताता है। उन्हें समझ में आ जाता है कि डाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी डाल ही काली है। अगले ही पल उनकी तरफ पॉटर की सर फेंका जाता है और दूसरे ही पल वो तीनों भाई क्लेयर को कांटेदार तारों से लटका देते हैं। काइल अपने गर्लफ्रेंड को बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उसकी सर धड़ से अलग हो जाता है। बाकी लोग यहाँ से जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी की स्पार्क प्लग वायर्स गायब होते हैं और इस तूफान में चलना भी किसी की बस का नहीं है। फिर भी लॉरेन मदद बुलाने के लिए इसी तूफान में चल देती है, जबकि उसके बाकी साथियों को दोबारा अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि इस तूफान में बाहर रहना मतलब मौत को दावत देने जैसा है। हालांकि अंदर भी मौत उनके इंतज़ार में है। फिर भी वो डॉक्टर रायन के कमरे में जाकर उसे लॉक कर देते हैं, पर इसे काम नहीं बनने वाला। उन्हें हथियार की ज़रूरत है, जो इसी सैनिटोरियम की डाउनस्टेयर्स की तरफ है,
डैनियल के साथ सारा और काइल उसी दिशा पर चल देते हैं, जबकि उसके बाकी दोस्त डॉक्टर रायन के कमरे में ही रुक जाते हैं। अपने लिए हथियार लेने के बाद वापस आते समय सॉटूथ डैनियल को उठा लेता है, लेकिन इसके बारे में ना ही काइल को और ना ही सारा को पता चलता है। वो तो वापस आने के बाद डैनियल की चीखें सुनकर उन्हें समझ में आता है कि डैनियल उनके साथ नहीं है। वो डैनियल को बचाने की प्लान भी बनाते हैं, पर अपने आंखों के सामने देखते हैं कि वो आदमखोर डैनियल के जिंदा रहने के बावजूद उसकी चमड़ियाँ उधेड़ कर मस्त खा रहे होते हैं। बेचारा आधमरा हो चुका है, उसे बचाने का कोई मतलब नहीं बनता, पर इन आदमखोरों को ठिकाने लगाना जरूर मतलब बनाता है। इसीलिए वो सभी एक साथ इन पर हमला करके उन्हें मजबूर करते हैं उस तरफ जाने के लिए जहाँ बचपन में वो बंद थे। हालांकि काइल इन्हें जला देना चाहता है, लेकिन केनिया उसे ऐसा करने से मना करती है। अपने ना चाहते हुए भी वो उसकी बात मान लेता है। अभी भी बाहर बर्फीला तूफान है, इसीलिए वो सुबह तक इंतजार करना चाहते हैं। तब तक काइल इन पर नजर रखने के लिए रुक जाता है, जबकि उसके बाकी दोस्त स्पार्क प्लग वायर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। सुबह होते ही वो यहाँ से निकलना चाहते हैं। इधर थका हारा काइल इन पर नजर रखते रखते सो जाता है, और बदकिस्मती से वो इन आदमखोरों को उसी सेल पर बंद कर चुके हैं जहाँ बचपन में वो बंद थे, और आज भी वो हेयरपिन यहाँ पर मौजूद है। इसके जरिए थ्री फिंगर अपने भाइयों के साथ सेल से आज़ाद हो जाता है, और सॉटूथ काइल को उठाकर एक जोरदार घूंसा मारता है। कुछ मिनटों के बाद केनिया काइल की जगह लेने के लिए जाती है, पर देखती है कि वो आदमखोर सेल में नहीं है और ना ही काइल वहाँ पर है। इससे वो सभी चौकन्ने हो जाते हैं। अगले ही पल उनकी तरफ कोई नकाब पोस आता है, जिसे देखकर इन्हें लगता है कि शायद ये वही आदमखोरों में से कोई है। इसीलिए ये चारों मिलकर इस नकाब पोस को इतना चाकू मारते हैं कि बेचारा वही ढेर हो जाता है। लेकिन नकाब हटाने पर वो देखते हैं ये कोई आदमखोर नहीं है, बल्कि उन्हीं की दोस्त काइल है। बेचारा कुछ नहीं बोल पा रहा था क्योंकि उसकी जीभ काट दी गई है। थ्री फिंगर अपने भाइयों के साथ उनकी पीछा करता है, जिनसे बचने के लिए ये चारों कमरे में घुसकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। थ्री फिंगर इसे खोलने की बहुत कोशिश करता है, पर ये उसकी बस का नहीं है। इसीलिए सॉटूथ काम में लग जाता है, जो इनमें से सबसे ताकतवर है। इसकी ताकत की नमूना आप देख ही सकते हैं। दरवाज़ा टूटने लगा है, यह देखकर इन सभी की फट जाती है, और जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। वो खिड़की भी तोड़ देते हैं, पर बर्फ़ की वजह से वो बाहर से बंद हो चुकी है। सारा जल्दी जल्दी बर्फ़ हटाने लगती है, और आखिरकार वो बाहर तक पहुँच भी जाती है। इसके बाद एक एक करके उसके बाकी साथी भी निकल जाते हैं, लेकिन जेना के निकलने से पहले ही सॉटूथ अंदर आता है, और उसकी चैप्टर वही क्लोज हो जाता है। बाहर की तरफ ये तीनों दोस्त इस तूफान में अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, जबकि आदमखोर स्नो मोबाइल के जरिए उनकी पीछा करना शुरू करते हैं। यहाँ तक कि वो ब्रिजेट को घसीटते हुए अपने साथ ले भी जाते हैं। लेकिन जब वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है तो वन आई उसके ऊपर स्नो मोबाइल चला देता है। इससे ब्रिजेट की शरीर की चीथड़े उड़ जाते हैं। फिर सुबह होने तक मामला शांत रहता है। वही दूसरी तरफ हम लॉरेन को देखते हैं, जो बेचारी इतनी ठंड की वजह से पूरी तरीके से जम चुकी है, वो भी रास्ते से बस कुछ ही कदम की दूरी पर। इधर केनिया मदद की तलाश में इधर उधर भटक रही होती है, जिस पर वन आई हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सारा उसे ठिकाने लगा देती है। ये दरअसल उनकी एक प्लान थी। इसके बाद ये दोनों ही आराम से यहाँ से जाने लगते हैं। इतनी खुशी की खुशी भी शर्मा जाए, लेकिन अचानक एक तेजधार तार की वजह से दोनों की सर धड़ से अलग हो जाता है। कुछ देर बाद यहाँ पर थ्री फिंगर आता है अपनी वही पुरानी ट्रक लेकर, और इन दोनों की शरीर के अवशेष उठाकर ले जाता है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।